स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीमांचल के पूर्णिया के जीएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में कमीशन खाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके केवल बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर और असिस्टेंट की नियुक्ति नहीं करते हैं। वहीं पर जीएमसीएच को लेकर के तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने अस्पताल की बदहाली को लेकर के बिहार सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कल देर रात्रि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि जीएमसीएच पूर्णिया का औचक निरीक्षण किया। वीडियो में 20 सालों की एनडीए सरकार की बदहाली स्वास्थ्य व्यवस्था की एक छोटी सी बानगी देखिए। यह बदहाली किसी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं बल्कि तथा कथित मेडिकल कॉलेज की है। इसका आंखों देखा हाल जानिए और इस जुमलेबाज निकम्मे सरकार के अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री को लानत भेजिए। वहीं पर तेजस्वी यादव ने पूर्णिया अस्पताल की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि ये मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर आईसीयू नहीं है, ट्रामा सेंटर चालू नहीं है, कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग विभाग में है ही नहीं, जहाँ एक बेड पर 3-3 मरीज लेटा रखे हैं। 15-20 दिन में भी मरीजों की बेडशीट नहीं बदली जाती है। हड्डी रोग से संबंधित और विकलांग शल्य चिकित्सा से संबंधित मरीजों के लिए शौचालय 2 फीट ऊंचा है। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर नर्स के स्वीकृत 255 पदों में केवल 55 नर्स ही कार्यरत है। वे भी 3 शिफ्ट में, यानी कि एक बार में केवल 18 नर्स ही ड्यूटी पर रहती है। छुट्टी पर रहेगी तो फिर उससे भी कम। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीएमसीएच में 80% चिकित्सकों की पद खाली है। जीएमसीएच में एक भी अस्थायी ड्रेसर नहीं है। पूरे कॉलेज और हॉस्पिटल में केवल 4 ओटी सहायक है। 23 विभाग में से अनेक विभाग बंद है। प्रोफेसर और फिर सहायक प्रोफेसर नाम मात्र हैं। वहीं पर पीएम मोदी की आज पूर्णिया आगमन पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या पीएम मोदी को बिहार की एनडीए सरकार की 20 सालों की नाकामियां और केंद्र की 11 सालों की खामियां नहीं दिखेगी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, लूट और बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या वे कुछ कहेंगे? उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को 2005 के बाद वाले मुख्यमंत्री को भी साथ लेना चाहिए, नहीं तो फिर वे कहेंगे कि 2005 से पहले कुछ था जी। दोस्तों भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये अपने हिसाब से इनके रगों में सिंदूर दौड़ता है। प्रधानमंत्री की पूर्णिया दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की और फिर गरीबी के बारे में नहीं बात करते हैं, या नहीं बात करेंगे। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे, या साथ में हमारे चाचा को लेकर भी जाएंगे, वहां जाकर की स्थिति जान जाएंगे। वहीं पर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जो लोग या प्रधानमंत्री जो कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रही है, इस सवाल का जवाब वही देंगे। या जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही लोग मैच करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर है, ये सब लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने हिसाब से उनके रगों में सिंदूर दौड़ता है। जब कभी सीज फायर हो जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, तो कभी खून और फिर पानी का रिश्ता बंद हो जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मरीजों को दवा देने में बिहार देश में नंबर 1 पर है? जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये रैंकिंग, चौंकाने वाला रैंकिंग जारी किया है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में बिहार देश भर में नंबर 1 पर है। जब बिहार को ये खिताब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों का कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने में कई प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में अब आसानी से दवाइयां उपलब्ध हो जा रही है। जब गंभीर बीमारियों के साथ साथ सामान्य बीमारियों की दवाएं भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 11 महीने से बिहार लगातार अव्वल बना हुआ है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए काफ़ी संख्या में ऑफलाइन या और फिर ऑनलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं। जब बहुत महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी थी, वे जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे में उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं आवेदन की प्रक्रिया ही बंद न हो जाए। जब महिला रोजगार योजना शुरू होने के बाद जहां पर एक और महिलाओं में उत्साह दिख रहा था, वहीं पर उनके लिए परेशानी भी शुरू हो गई है। यह कई जगह से शिकायतें पहुँच रही है कि जीविका से जुड़ने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। इसको लेकर के पकड़ी दयाल की एसडीओ कृतिका मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और फिर कर्मियों को निर्देश दिया है कि वसूली से जुड़ी हुई शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करें, जहां वहीं पर किसी भी हाल में गरीब और फिर जरूरतमंद महिलाओं को परेशान न किया जाए। एसडीओ ने बताया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल है। ये योजना संपूर्ण बिहार के शहरी और फिर ग्रामीण दोनों क्षेत्र में लागू की गई है। वहीं पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया जीविका के ग्राम संगठनों के माध्यम से संचालित चल रहा है, जहाँ समूह का संगठन भी ग्राम संगठन की बैठक में किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया है कि इस योजना से किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी व्यक्ति का कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं पर आवेदन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। योजना में फॉर्म भरने की कोई भी अंतिम तिथि तय नहीं की गई है, इसलिए महिलाएं बिना हड़बड़ी के आवेदन करें। अगर कोई व्यक्ति लाभ दिलाने या फिर समूह में जोड़ने के नाम पर पैसे मांगता है तो फिर उसकी शिकायत सीधे थाना प्रखंड या फिर एसडीओ कार्यालय में करें। ऐसी स्थिति में दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीओ ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक और फिर सामाजिक रूप से मजबूत करेगी। वहीं पर योजना के तहत जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपना छोटा रोजगार शुरू कर सके। अगर रोजगार सफल होता है तो फिर राज्य सरकार की ओर से कुल 2,10,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। ये राशि वापस नहीं करनी होगी। वहीं पर इस योजना से ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला उद्यमी की संख्या बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिर पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना पूरी तरीके से निःशुल्क है, यानी कि फ्री है। जब महिलाओं को इसका लाभ उठाने के लिए किसी भी तरीके का शुल्क देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शुल्क या फिर राशि मांगता है तो फिर उसकी सूचना संबंधित प्रखंड कार्यालय या फिर निकटतम थाना में दे। दोस्तों, महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा उन्होंने मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में आयोजित एक बड़ी पार्टी कार्यकर्ता रैली के दौरान की है। तेजस्वी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अभी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं पर महागठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति जारी है। तेजस्वी यादव का ये बयान केवल कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे महागठबंधन के सहयोगी दलों खास करके कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर, जो कि तेजस्वी यादव द्वारा उल्लेखित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक के पास है। ऐसे में ये घोषणा संकेत देती है कि आरजेडी अपनी पकड़ मजबूत करने और फिर सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में है। वहीं पर रैली में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और फिर साथ ही अपने पिता और फिर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों को भी गिनाया है, जहां उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि आरजेडी ही बिहार की असली हितैषी पार्टी है और फिर आने वाले समय में ही उसी का होगा। वहीं पर हाल ही में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से महागठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। इसके ठीक बाद तेजस्वी का ये 243 सीटों पर चुनाव वाला ऐलान साफ संकेत देता है कि वे खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा मानते हैं और इस दिशा में अपने दावे को मजबूत कर रहे हैं। इससे गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर के चल रही चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। दोस्तों, बिहार को करोड़ों की योजना की सौगात आज मिलने वाली है, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो फिर बिहार के विकास के लिए बड़ी आर्थिक योजनाओं और या फिर करोड़ों रुपए की पैकेज लेकर के आते हैं। इस बार 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी यानी कि आज पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और फिर सीमांचल क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में कदम रखेंगे। इसी अवसर पर पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत भी होगी, जिससे सीमांचल के लोगों को देश के अन्य हिस्सों तक तेज और फिर सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये भी याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था और फिर वे अब तक इस राज्य की 50 से अधिक योजनाएं कर चुके हैं। इसके अलावा भागलपुर में नमामि गंगे
कार्यक्रम के तहत STP और IND का उद्घाटन। अररिया से गलगलिया ठाकुरगंज तक नई रेल लाइन का उद्घाटन भी इसी मौके पर किया जाएगा। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। ये राज्य का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सीमांचल के विकास, किसानों और फिर पशुपालकों को आधुनिक तकनीक से लैस सीमेन सुविधाओं का बड़ा लाभ देंगे। बिहार में नीतीश या तेजस्वी, प्रशांत किशोर आखिर किसका नुकसान करेंगे? तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा लोगों के बीच है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के आने से किस राजनीतिक दल को नुकसान होगा। क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नीतीश कुमार की अगुवाई वाले NDA को नुकसान पहुंचाएगी या फिर उनके चुनाव लड़ने से महागठबंधन को नुकसान होगा? ये सवाल है। अब इसी को लेकर के वोट वाइब नाम के सर्वे ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। जब प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं पर वोट वाइब सर्वे के मुताबिक अगर जनसुराज को 10% वोट मिलते हैं और फिर इसमें से वह महागठबंधन के 5% वोटों को काट लेती है तो फिर महागठबंधन को सिर्फ 34% वोट मिलेंगे और NDA को मिलने वाले वोट 42% होंगे और फिर वह फिर से सरकार बना सकेंगे। वहीं पर अगर प्रशांत किशोर की पार्टी NDA के 5% वोट काट लेती है तो फिर इससे महागठबंधन को फायदा होने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को 39% वोट मिल सकते हैं जबकि NDA की अगुवाई वाले नीतीश कुमार को 37% वोट मिलेंगे। वहीं पर सर्वे ये भी कहता है कि अगर जनसुराज पार्टी NDA और फिर महागठबंधन दोनों से 2.5% वोट हासिल कर लेती है और फिर छोटी पार्टियों के 5% वोट काटती है तो फिर इससे NDA को फायदा होगा। तब NDA को 39% वोट मिलेंगे और इंडिया गठबंधन को 36%। इसका मतलब नीतीश कुमार की अगुवाई वाला NDA फिर से राज्य में सरकार बना सकता है। वहीं पर सर्वे कहता है कि 18 से 24 साल की उम्र के 20% युवाओं का समर्थन प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल सकता है। प्रशांत किशोर अलग अलग जाति समुदाय से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं जिससे दोनों बड़े गठबंधनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ना सड़कें, ना बिजली, ना रेलवे, ना हवाई अड्डे। दरअसल दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी काल की नाकामियां गिना दी है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कल शाम पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का यानी कि GMCH का औचक निरीक्षण किया और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर के बिहार सरकार पर जम करके हमला बोला। इस पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पलटवार किया है। जिन्होंने आज़ादी के बाद से 70 सालों तक बिहार में कोई भी बुनियादी ढांचा नहीं बनाया, वह अब दूसरों पर आरोप लगा करके सारा दोष मर रहे हैं। बिहार की जनता समझती है कि अब तक आपने कुछ नहीं किया, ना पक्की सड़कें, ना बिजली, ना रेलवे, ना हवाई अड्डे और ना कोई समुचित व्यवस्था, सिर्फ लालटेन दिया। वहीं पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अपने समय में मेडिकल कॉलेज बनवाया था क्या? जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तभी तो डॉक्टर आएंगे। नर्सिंग कॉलेज बनने के बाद नर्स बनेंगी। ये सब बातें जिसके पास विवेक नहीं है वे भी समझते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, इसके बाद ही फैकल्टी और फिर स्टाफ मिलता है। बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार बनी तो 102 एम्बुलेंस सेवा का पेमेंट 320 से बढ़ा करके 540 रुपये कर दिया जाएगा। महंगाई दर के अनुसार समय समय पर इसमें वृद्धि की जाएगी। हमारा मिशन है डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों का आत्मीय संबंध मजबूत हो और फिर मरीजों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। रविवार को पटना में बापू सभागार में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित डॉक्टर्स संवाद में संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 महीने के कार्यकाल में पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया था। 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन इस सरकार ने उसे रोक दिया। मौजूदा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है। बिहार में बिना विजन वाले लोग सत्ता में हैं। डबल इंजन सरकार बिना विजन और फिर विल पावर की सरकार चला रहे हैं। वहीं पर सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ नकल करते हैं। हमारी सोच है कि डॉक्टर्स का सम्मान के साथ साथ डॉक्टर्स को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि मरीजों का सम्मान हो और उनका बेहतर इलाज हो। हमारी सरकार आने पर ऐसे व्यवस्था वाले लोगों को दंडित किया जाएगा जो आम लोगों का इलाज नहीं करते। वहीं पर इससे पहले तेजस्वी यादव सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत बिहार में रह रही महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी। इसके अलावा सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा किया था और अब एम्बुलेंस कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का चुनावी वादा किया है।
दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का झंडा और टोपी और फिर पार्टी का पट्टा लगाए जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और विपक्षी दल विशेष करके आरजेडी भाजपा पर हमलावर हो गए हैं, जहां राजद ने इसे राष्ट्रपिता और देश का अपमान करार देते हुए भाजपा की कड़ी आलोचना की है। ये मामला तब सामने आया जब मीनापुर में भाजपा द्वारा आयोजित एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कुछ नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपने दल के प्रतीकों से सजा दिया। उन्होंने प्रतिमा के माथे पर पार्टी की टोपी पहनाई, गले में भाजपा का पट्टा डाला और फिर हाथ में पार्टी का झंडा थमा दिया। इस घटना की तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद राजद और फिर अन्य विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं पर राजद विधायक मुन्ना यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्रपिता का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस समय उन्हें इस घटना की सूचना मिली वे कांटी के में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में थे, और सूचना मिलते ही वे तुरंत मीनापुर पहुंचे, जहां की स्थिति देख करके वे शर्मसार हो गए। इसके बाद उन्होंने गांधी प्रतिमा को गंगा जल से शुद्धिकरण किया, पूजा अर्चना की और फिर भाजपा का झंडा हटा करके तिरंगा झंडा लगा दिया। मुन्ना यादव ने कहा है कि मीनापुर शहीदों की धरती है और यहाँ किसी भी कीमत पर शहीदों और फिर महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने नए राजनीतिक गठबंधन बिहार गठबंधन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जनता को ही असली मुख्यमंत्री बताते हुए कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि वे सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव के इस कदम को बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जब पिछले कुछ समय से लगातार जनता के बीच सकड़े रहे तेज प्रताप यादव बाढ़ राहत कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सरकार पर लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने औपचारिक तौर पर अपने नए गठबंधन की घोषणा कर दी है, जिसे उन्होंने बिहार गठबंधन नाम दिया है। इस नए गठबंधन में कई छोटे दल उनके साथ जुड़ने की तैयारी में हैं और सभी मिलकर के पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरे लिए बिहार ही मेरा परिवार है और बिहार की जनता ही असली मुख्यमंत्री है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे किसी पद की लालसा में नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य जनता की सेवा करना है। जब राजद में रहते हुए अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ उनके रिश्तों में खटास आने की खबरों के बाद उन्होंने एक बार फिर से बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए तेजस्वी को आशीर्वाद दिया और उनके लिए शुभकामनाएं दी। हाल ही में कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां पर बनाए गए एआई वीडियो पर तेज प्रताप यादव ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस तरीके की राजनीतिक हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मां भगवान का रूप होती है, उन्हें राजनीतिक तराजू में नहीं तौला जा सकता। जो लोग ऐसा करते हैं उन पर पाप लगता है और भगवान का प्रकोप भी आता है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के तहत 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना अनुरोध दोहराया और कहा है कि अगर एनडीए उनकी पार्टी को पर्याप्त सीटें नहीं देता है तो फिर हम के लिए करो या फिर मरो की स्थिति होगी। उन्होंने बताया है कि उनकी पार्टी ने कोई लक्ष्य तय नहीं किया है, लेकिन उन्हें विधानसभा में मान्यता पाने के लिए पर्याप्त सीटें चाहिए। हमने अभी तक ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं तय किया है, लेकिन ये सच है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। हम एनडीए से अनुरोध करेंगे कि वे पर्याप्त सीटें आवंटित करें ताकि हमारी पार्टी को विधानसभा में मान्यता मिल सके, जीतन राम मांझी ने संवाददाताओं से कहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषाओं को जुमलों की बौछार बताया और कहा है कि मोदी सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि गरीबी, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसे जमीनी मुद्दों पर चुप रहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बहाने भी भाजपा पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के अनुसार पाकिस्तान से रिश्तों का इस्तेमाल करती है। तेजस्वी यादव की ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले आई है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल और भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी कल बिहार में जुमलों की बौछार करने आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की यानी कि जीएमसीएच की बदहाली की तस्वीरें भी शेयर की थी। उन्होंने कहा
कहा है कि हमारा कहना है कि वे कल वहां जाएं और फिर हमारे चाचा नीतीश जी को भी अपने साथ ले जाएं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मोदी जी कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है वह अब पाकिस्तान के साथ मैच का आयोजन कर रहे हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भाजपा का साथी है। तेजस्वी ने आगे कहा कि भाजपा अपनी सुविधानुसार पाकिस्तान से रिश्ते बदलते रहती है। उन्होंने कहा कि अपनी सुविधा अनुसार सिंदूर फैलाती है, कभी युद्ध विराम होता है, कभी हमला होता है और खून पानी का बहाव रुक जाता है। दोस्तों, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बात है कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर अब ओछी राजनीति कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल पंप उनका है। संजय जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप उनके संबंधी का है और वे अलाइनमेंट के हिसाब से ही बना है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तमिलनाडु और फिर तेलंगाना के शराब कारोबारियों से फंडिंग देने का आरोप लगाया है। संजय जायसवाल ने कहा कि इसी फंडिंग के चलते प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शराब कंपनी रिचा एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रशांत किशोर को मोटी रकम देते हैं ताकि वे बिहार में शराबबंदी के खिलाफ माहौल बना सके। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने प्रशांत किशोर के निजी जीवन से जुड़ी हुई बातों को उजागर नहीं किया है, जैसे कि उनके जन्म के समय हुई अंगूठे की चोरी और ऑस्ट्रेलिया में हुई घटना। संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर को अपने अतीत के बारे में पता नहीं है और अब वे इन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अभी तो मैंने कमीज उतारा है, बाद में बनियान और अंडरवियर भी उतार दूंगा। सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2022 में ही बन चुकी थी, लेकिन वे नौटंकी करके 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर गांधी के नाम का दुरुपयोग करके झूठ बोल रहे हैं और उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हाल ही में सामने आए एक सर्वे ने सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के खेमे में खलबली मचा दी है। वोट वाइब नामक एक एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, जिसने एनडीए की चिंता बढ़ा दी है। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। जब लोगों से पूछा गया है कि वे सीएम नीतीश कुमार और फिर उनकी सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं, तो 48% लोगों ने सीधे तौर पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। सिर्फ 27% लोगों ने ही सरकार के कामकाज का समर्थन किया है, जबकि 20% लोगों ने तटस्थ रुख अपनाया है और 4% लोगों ने कुछ कह नहीं सकते का जवाब दिया है। वहीं पर सर्वे में विशेष रूप से युवा और फिर ग्रामीण मतदाताओं के बीच असंतोष का उच्च स्तर देखा गया है। सर्वे के लिए 52% पुरुष और फिर 48% महिला मतदाताओं का सैंपल लिया गया, जिसमें 70% ग्रामीण और फिर 30% शहरी लोग शामिल थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूद सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है। वहीं पर सबसे चिंताजनक बात यह है कि 18 से 34 साल की उम्र के 55% युवा मतदाताओं ने नीतीश सरकार के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर की है। यह आंकड़ा एनडीए के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि युवा मतदाता किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। ये युवाओं की नाराजगी सीधे तौर पर रोजगार, शिक्षा और फिर भविष्य की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। जब ग्रामीण मतदाताओं का असंतोष भी ये दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर उतना असर नहीं कर पाई है जितना दावा किया जा रहा है। गाँव के लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क और फिर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी महत्वपूर्ण मुद्दे बनी हुई है। सर्वे की ये नतीजे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एनडीए के लिए सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार की राजनीति का मुख्य आधार सुशासन यानी कि अच्छे शासन का मॉडल रहा है, लेकिन 48% लोगों ने नाखुशी जताई है। ये बताती है कि ये मॉडल अब जनता के बीच कमजोर पड़ रहा है। कानून व्यवस्था, रोजगार की कमी और फिर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकता बन गए हैं। वहीं पर विपक्षी दल खास करके आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, महंगाई और फिर अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। ये सर्वे उनके आरोपों को और भी बल देता है। अगर विपक्षी इस असंतोष को सफलतापूर्वक भुना पाता है और असंतुष्ट मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट कर पाता है, तो फिर ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ये सर्वे न केवल एक चुनावी तस्वीर पेश करता है, बल्कि बिहार में मतदाताओं की मनोदशा को भी दर्शाता है।
दोस्तों बिहार में जमीन के कागजात को लेकर के अब परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, बिहार में जमीन के कागजात की गड़बड़ी हमेशा से बड़ी समस्या आ रही है। जब पंजी 2 यानी कि जमाबंदी रजिस्टर्ड में नाम, खाता या फिर खसरा गलत दर्ज हो जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। जब कई बार इन्हीं गलतियों के कारण लोग अदालत और फिर अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। जब भूमि और राजस्व विभाग ने इस समस्याओं को हल करने के लिए राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गांव-गांव कैंप लगा करके आवेदन लिए जा रहे हैं। अब लोगों को अपने दस्तावेज सही कराने के लिए बार बार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि ये अभियान खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए मददगार साबित हो रहा है। वहीं पर पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर तय थी, लेकिन लोगों की ज़रूरत और फिर भागीदारी को देखते हुए विभाग ने समय सीमा बढ़ा दी है। अब जो लोग किसी वजह से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिल गया है। वहीं पर जो लोग गांव के कैंप तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा है। जब विभाग की वेबसाइट पर जाकर के लोग पंजी 2 में नाम, खाता, खेसरा या फिर रकबा की गलती सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे बाहर नौकरी करने वाले और फिर प्रवासी लोग भी अपनी जमीन सही रिकॉर्ड दर्ज कर पाएंगे। दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद और फिर महासचिव प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वह 28 सितंबर को बिहार आएंगे, जब उस दिन 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। जब कांग्रेस की ओर से अब तक इस दौरे की विधिवत घोषणा नहीं की गई है, साथ ही साथ अभी जगह का चयन भी नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। जब प्रियंका गांधी की सभाओं में महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी पहली बार बिहार अगस्त 2025 में आई थी। वहीं पर बीते 26 अगस्त को वे राहुल गांधी के साथ वोटर यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और फिर बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि जिस पार्टी ने लोगों का विश्वास खो दिया है, वो वोट चोरी के जरिए सत्ता में बनी रहना चाहती है। लाखों लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के नाम पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। गरीबों का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। वहीं पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। वह 16 सितंबर से शुरू होकर के 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। ये यात्रा वहीं पर यात्रा जहानाबाद और फिर वैशाली के अलावा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और फिर समस्तीपुर होकर के गुजरेगी। 5 दिनों की यात्रा का उद्देश्य बिहार क्षेत्रों में जनता से संवाद करना है। इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर मतदाता अधिकार जैसे मुद्दों पर आम जनमत बनाने का प्रयास है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा शनिवार को रोहतास जिले में पहुंची। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं सौदागर हूं, सौदा कर रहा हूं, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सौदा कर रहा हूं। लोगों को ये बता रहा हूं कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और फिर धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने वाले नेताओं से बचो। इसी को सौदागर कहते हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर व्यक्ति को जनसुराज का समर्थन करना ही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे बिहार के बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, इसलिए लोगों को जाति और फिर धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने लालू परिवार और फिर विपक्षी दलों पर भी जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोगों को ये बता रहा हूं कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और फिर धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने वाले नेताओं से बचो। इसी को सौदागर कहते हैं, तो फिर मुझे कोई भी समस्या नहीं है। बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर व्यक्ति को जनसुराज का समर्थन करना ही है। वहीं पर रोहतास के डेहरी में प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव कुछ करे या ना करे, लेकिन बिहार के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं। वे अपने 9वीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं, चाहे बिहार की जनता का बेटा पढ़ लिख करके चपरासी भी ना बन पाए। उन्होंने कहा कि वे लालू प्रसाद यादव की शिकायत नहीं कर रहे हैं, वे लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद ने इतना तो किया है कि वे अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया है। वे अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन बिहार के अन्य लोग अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। दोस्तों बिहार में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से तेज हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वज्रपात और बिजली से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों की शरण लें। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई हिस्सों में 14 से 16 सितंबर तक लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर दक्षिण पूर्वी बिहार में 15 से 17 सितंबर तक भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। इन जिलों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी,
भर वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। विभाग ने बताया है कि इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जब विभाग ने कहा है कि वज्रपात और फिर बिजली से बचाव के लिए लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। खुले स्थानों जैसे कि पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने खेत में काम को रोकने और मौसम की स्थिति सामान्य होने तक घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली गिरने से जान माल की हानि की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट पर नज़र बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। दोस्तों, महागठबंधन में सीएम चेहरे पर पेंच फंस गया है, जब क्योंकि पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद तय होगा कि नेता मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के अटकलें तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है। पप्पू यादव ने खुलकर के कहा है कि महागठबंधन का लक्ष्य पहले एकजुट होकर के एनडीए को हराना है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद फैसला होगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा। ये बयान तेजस्वी यादव के उन दावों पर सवाल खड़ा करता है जिसमें वे खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। जब तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा पर भी पप्पू यादव ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सभी नेता यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन उन्हें राहुल गांधी का निर्देश मिला है कि वे हर घर तक 5 गारंटी योजनाओं को पहुंचाएं। उन्होंने ये भी दोहराया है कि अभी मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का कोई भी मुद्दा नहीं है, बल्कि एनडीए को हराने के लिए मजबूती से लड़ना जरूरी है। पप्पू यादव के इस बयान से यह साफ हो गया है कि महागठबंधन के भीतर अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के मतभेद है और विधायक दल का नेता चुनने का फैसला चुनाव नतीजे के बाद ही होगा। दोस्तों, नेपाल में जन जी आंदोलन के तहत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ काठमांडू को हिला दिया है, बल्कि भारत की सीमावर्ती सीमाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से भर के इस प्रदर्शन में संसद भवन और फिर कई सरकारी इमारतों को ख़त्म कर दिया है, जिसमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और फिर अब अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। नेपाल की खुली सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम से लगती है, जिससे इन राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ी है बिहार के सीमांचल इलाके के रक्सौल बाजार पर, जहां पर व्यापार ठप हो चुका है। रक्सौल बिहार का एक ऐसा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और ये नेपाल के बीरगंज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान बाजार में रौनक रहती है, लेकिन इस बार हालात उलट है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नेपाल से आने वाले ग्राहक बाजार के 90% बिक्री के जिम्मेदार होते हैं। यह कपड़े, गमछा, बर्तन और फिर अन्य सामान की खरीदारी के लिए नेपाली खरीदारों की भारी भीड़ लगती थी, लेकिन प्रदर्शनों के चलते भारत नेपाल मंत्री मैत्री पुल पर आवागमन लगभग बंद हो गया है। छात्र, ट्रक चालक और फिर व्यापारी सीमा पर फंस गए हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया है कि पिछले 5 दिनों से हमारी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया है। रोजाना 50,000 रुपए तक की बिक्री होती थी, लेकिन अब शून्य पर आ गई है। कोरोना के बाद सुधार की उम्मीद थी, मगर इस आंदोलन ने सब बर्बाद कर दिया। कई ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और दुकानें सुनी पड़ी है।